Hello students, today we are going to start our new chapter from political science, that is the Cold War and the non-aligned movement. The learning objectives of this chapter are Cuban Missile Crisis, introduction of Cold War, emergence of two power blocs, arenas of the Cold War, concept of NAM, and what is the relation between India and NAM. We quickly look on these topics. First is the Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis made the whole world suspicious by creating clashes between the two superpowers, that is the US, United States of America, and the USSR, unions of Soviet Socialistic Republics, now named as Russia, namely the Cold War. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इसने पूरे संसार को सस्पिशियस बना दिया, मतलब कि थोड़ा आश्चर्यचकित सा कर दिया जब क्लैशेस हुए दो सुपर पावर्स के बीच में, जो कि थी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक थी यूएसएसआर, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि अब रशिया है, जिसको क्या बोला गया था क्लैशेस को, कोल्ड वॉर. अब एक है क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट. क्यूबा जो था वो एलाई था सोवियत यूनियन का, साथी जैसा था, और उसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड मिलती थी सोवियत यूनियन से. और अप्रैल 1961 में जो लीडर्स थे यूएसएसआर की, उनको चिंता हो गई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इन्वेड कर लेगा, कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा जो है उसके ऊपर अपनी इन्वेजन कर लेगा और ओवरथ्रो कर देगा उसके प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को. ये सोवियत यूनियन को डर रख गया. 1962 में जो लीडर थे सोवियत यूनियन के, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी क्यूबा में ताकि उसको एक रशियन बेस बना दिया जाए. और 3 हफ्तों बाद क्या हुआ, अमेरिकन जो थे वो अवेयर हो गए इसके लिए कि उन्होंने, रशिया वालों ने क्या कर रहा है, मतलब कि सोवियत यूनियन वालों ने क्या किया है, वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी क्यूबा में, जो कि अमेरिका के पास पड़ता है. और 3 हफ्तों के बाद क्या होता है, अमेरिकन जो होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं इसके. जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय के, जॉन एफ कैनेडी, और उसके जो एडवाइजर्स थे, उन्होंने ट्राई किया कि कोई सोल्यूशन निकालेंगे ताकि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड किया जा सके. परंतु वो डिटरमाइन थे क्रुश्चेव को हटाने के लिए, कि उससे कहेंगे कि वो मिसाइल से हटा दे और न्यूक्लियर वेपन्स जो है क्यूबा से उसको रिमूव कर दे. इन्होंने डिटरमाइन कर लिया था, इन्होंने निश्चय कर लिया था कि ये हटवा कर ही रहेंगे. कैनेडी ने ऑर्डर किया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि वो इंटरसेप्ट करेंगे किसी भी सोवियत शिप्स को जो कि क्यूबा में जा रहे हैं, एज वे ऑफ वॉर्न करने के लिए यूएसएसआर को कि वो ऐसा ना करे. ये क्लैश जो था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, इसको क्या बोला गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इसने पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया. जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो एक हाई पॉइंट था, इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है. और ये कॉम्पिटिशन है, टेंशंस इन द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन दी यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन. और इसका मतलब क्या होता है कोल्ड वॉर का, इट रेफर्स टू द कंपटीशन, द टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस एंड द सोवियत यूनियन. Our next topic is Cold War. The Cold War was the war of ideologies. The US followed the ideology of liberal democracy and capitalism, while the USSR backed the ideology of socialism and communism. जो Cold War था वो क्या था, वॉर था आइडियोलॉजीज के बेस पर. यूएस जो था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फॉलो करता था वो, जबकि यूएसएसआर आइडियोलॉजी फॉलो करता था सोशलिज्म और कम्युनिज्म की. जो एंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसी तब से कोल्ड वॉर की बिगिनिंग शुरू हो जाती है. जो वर्ल्ड वॉर था वो एंड हुआ था जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स डाले थे जापानी सिटीज़ पर, जो कि थे हिरोशिमा और नागासाकी. कब डाले गए थे, अगस्त 1945 में, ताकि सोवियत यूनियन जो है उसको रोका जा सके किसी भी मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स बनाने में एशिया में. परंतु जो कोल्ड वॉर, but the Cold War instead of being an intense form of rivalry between the great powers remained a cold and not hot or shooting war. It was due to the logic of deterrence. अब आते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस होता क्या है, इसका मतलब होता है दोनों साइड्स के पास कैपेसिटी है रिस्पॉन्ड करने के अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कोज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर. लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब है कि दोनों साइड्स के पास कैपेसिटी है पड़ी
कि वो रिस्पोंड कर सकते हैं किसी भी अटैक के अगेंस्ट, जिससे कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वॉर के लिए। ठीक है, परंतु जो कोल्ड वॉर था इतनी इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी थी दो पावर्स के बीच में, वो कोल्ड ही रहा, ना कि हॉट नहीं बदला, ना शूटिंग बदला, लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से था। जो दोनों सुपर पावर्स थी और इनके जो एलाइज थे, जो इनके साथी जो थे, वो एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रेशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह वो बिहेव कर रहे थे। कोल्ड वॉर से क्या हुआ, एमरजेंस हुई दो पावर ब्लॉक्स की। जो दो सुपर पावर्स थी, जैसे कि जो कि थी यूएस और यूएसएसआर, एक्सपेंड करना चाहती थी अपने स्फीयर्स इन्फ्लुएंस के अलग अलग पार्ट्स में बढ़ के। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वो हेल्प लेंगे अब स्मॉलर कंट्रीज़ की, स्मॉलर कंट्रीज़ को अपने झांसे में डालेंगे और उनको अपना एलाई बना लेंगे। सुपर पावर रिक्वायर्ड देम टू गेन एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज। सुपर पावर जो थी वो क्या करना चाहती थी, गेन करना चाहती थी उनकी कंट्री के वाइटल रिसोर्सेज का। मिलिट्री बेस बनाना चाहती थी वहाँ पे, ताकि वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च किया जा सके और एक दूसरे का स्पाई किया जा सके, इन दूसरे पर जासूसी की जा सके और इकोनॉमिक सपोर्ट पाना चाहती थी। जो फर्स्ट डिवीज़न हुआ था वो हुआ था यूरोप में। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो थी वेस्टर्न यूरोप की, वो यूएस की साइड में आ गई और तब उनको क्या बोला गया, वेस्टर्न अलायंस बन गई। जो फर्स्ट डिवीज़न हुई थी वो कहाँ हुई, यूरोप में हुई, और ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वेस्टर्न यूरोप की वो यूएस की साइड आ गई, जिससे कि क्या बन गया, वेस्टर्न अलायंस बन गया। जो कंट्रीज़ थी ईस्टर्न यूरोप की, उन्हें सोवियत कैंप को ज्वाइन कर लिया और क्या बन गया, वो ईस्टर्न अलायंस। तो दो पावर ब्लॉक्स की इमरजेंस हो गई, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। द यूएस बिल्ड वेस्टर्न अलायंसेज विच फॉर्मलाइज इनटू 3 ऑर्गेनाइजेशंस। और जो यूएस का बनाया गया जो वेस्टर्न अलायंस था, जो कि फॉर्मलाइज्ड हो गया 3 ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्जिस्टेंस में आया अप्रैल 1949 में, जिसके साथ 12 स्टेट्स थी। एक आया था सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक आया सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से थे, 3 आए थे। नाटो अप्रैल 1949 में आया, जिसमें 12 स्टेट्स थी। एक आया सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक आया सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। The NATO declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. जो नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि अप्रैल 1949 में एग्जिस्टेंस में आया 12 स्टेट्स के साथ। उसने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी आर्म अटैक होता है किसी भी नेशन पर यूरोप में, मतलब कि ईस्टर्न यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में, मतलब कि यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप पे और नॉर्थ अमेरिका में, तो उसको क्या माना जाएगा कि इन सभी कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है। जो कि नाटो में आती है। जो ईस्टर्न अलायंस था, जिसको वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है, वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1955। और इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन था वो था नाटो के फोर्सेस को काउंटर करना यूरोप में। मेनली जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वर वरिड ऑफ लूजिंग देयर फ्रीडम, उनको चिंता थी कि वो अपनी आज़ादी ना खो बैठें। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेज वर क्विक टू अपीयर। जो क्रैक्स और स्प्लिट्स हो रहे थे अलायंसेज के बीच में, वो बहुत जल्दी हो रहे थे। स्मॉलर स्टेट्स जॉइंड ईदर ऑफ द अलायंसेज टू गेट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, मतलब कि जो कंट्रीज थी छोटी छोटी, उन्होंने इनमें से किसी भी अलायंस को ज्वाइन कर लिया और इनको प्रॉमिस किया गया कि इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दिया गया, वेपन्स का और इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। लोकल राइवल्स मतलब कि जो नेबर कंट्रीज़ के साथ अगर कोई भी राइवल्स हैं तो उनके अगेंस्ट इसको क्या दी जाएगी, इकोनॉमिक एड दी जाएगी। कम्युनिस्ट चाइना जो था वो क्वारल विद यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950 एंड दी अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज दी नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम। दी स्मॉलर कंट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा मदद चाहिए थी उनको, और वो ज़्यादा मदद ही प्रोवाइड कर सकती थी सुपर पावर्स को, क्योंकि वो मीन्स थे, वो साधन थी बड़ी कंट्रीज़ के लिए, सुपर पावर्स के लिए, ताकि वो वाइटल रिसोर्स जैसे कि ऑयल और मिनरल जो है वो उनको दे पाएंगी।
और लोकेशंस होंगी वो एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए और वेपन्स को लॉन्च करने के लिए वो अच्छी जगह रहेंगी। जो दोनों पावर्स थी वो रिलेक्टेंट हो गई इनिशिएट करने के लिए वॉर को, ताकि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन से। इसकी वो अवेयर थे कि कोई पॉलिटिकल गेन्स तो होंगे नहीं से जो कि सोसाइटीज़ के डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर पाएंगी।